दानू की माँ रेणुका के कार से उतरने के बाद गुरबचन ने कार को बीरेन की घर की तरफ मोड़ दिया था। जैसे जैसे वो कार लेकर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके साथ साथ उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पारद रंग बदलता जा रहा हो। गुरबचन, सिद्धार्थ और सुकृति तीनों बीरेन के घर के सामने पहुंच चुके थे। बीरेन का घर कोई आम घर के जैसा नहीं था। वो कई हजार वर्ग मीटर में बनी हुई हवेली थी, जिसके बाहरी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थीं कि बाहर से अंदर का दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। बीरेन अंकल ने तो कहा था कि उन्होंने बता दिया है कि हम लोग आ रहे हैं, फिर भी यहाँ बाहर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहाँ चले गए सब? गुरबचन ने सिद्धार्थ से बुदबुदाते हुए कहा। सिद्धार्थ भी ये सोचकर हैरान हो गया था कि आखिर में सब चले कहाँ गए। गुरबचन, सिद्धार्थ और सुकृति तीनों कार से उतर गए थे और वो जाकर दरवाजे पर खड़े हो गए थे। हवेली का दरवाजा राजस्थानी वास्तुकला के हिसाब से बना हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा था, जिसके ऊपर एक गोल छल्ले जैसे एक लोहे की सांकल लगी हुई थी। गुरबचन ने उस सांकल को दरवाजे पर मारते हुए आवाज की, अंदर कोई है? लेकिन वापस किसी की आवाज नहीं आई। वहां पर वैसे ही सन्नाटा फैला रहा जैसे कुछ देर पहले फैला हुआ था। गुरबचन ये सोचकर परेशान हो गया था। उसने अपना फोन निकाला और बीरेन का नंबर डायल कर दिया था, लेकिन बीरेन का नंबर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया बता रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग किसी गलत घर में आ गए हों, उस औरत ने हमें गलत एड्रेस दे दिया हो। वहां चुपचाप खड़ी सुकृति ने उनकी ओर देखते हुए कहा, सुकृति सही कह रही है सिद्धार्थ भाई। मुझे लगता है कि तेरे अंकल के ताड़ने की वजह से वो औरत नाराज हो गई और उसने हमें गलत एड्रेस दे दिया। निकल लो यहाँ से। सुने हैं राजस्थान वाले कई बार दरवाजा खटखटाने पर मारते बहुत हैं। सिद्धार्थ के कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई दी। गुल्लू की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ ने उसे आंख तरेरते हुए देखा और उसके आंख तरेरने के बाद गुल्लू ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया था। सुकृति सही कह रही है अंकल, हमें चलकर किसी और से पूछ लेना चाहिए। मुझे भी लगता है कि उसने हमें गलत एड्रेस दे दिया है। सिद्धार्थ ने गुरबचन की ओर देखते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद गुरबचन ने वहां पर किसी को ढूंढना शुरू कर दिया था कि तभी उन्हें सामने से एक बच्ची आती हुई दिखाई पड़ी, जो अपने छोटे भाई का हाथ पकड़े हुए चली आ रही थी। बेटा इधर आओ, गुरबचन ने उससे अपने सामने आता देखकर बुलाते हुए कहा। क्या हुआ? उस बच्ची की तीखी सी आवाज गुरबचन के कानों में सुनाई पड़ी। उसकी आवाज सुनने के बाद गुरबचन समझ गया था कि ये बच्ची काफी तेज तर्रार है। बेटा, बीरेन शर्मा का घर कौन सा है? गुरबचन ने बहुत ही ज्यादा सहूलियत के साथ सवाल किया। बीरेन अंकल का? आप कौन हो बीरेन अंकल के? उस बच्ची ने गुरबचन की ओर देखते हुए कहा, मैं उनका दोस्त हूं बेटा, मैं उनसे मिलने आया हूं। गुरबचन ने जवाब दिया। उसे उस छोटी बच्ची की आवाज बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे अपनी बहन नूरी के साथ रिलेट कर पा रहा था। उसकी बहन नूरी भी जब इतनी छोटी सी थी तब वो भी बहुत तेज तर्रार और चुलबुली थी, लेकिन एक बाज की नजर उसकी फूल सी बहन के ऊपर पड़ गई थी और उसके बाद उनकी बगिया ही उजड़ गई थी। उस बच्ची से सवाल पूछते वक्त गुरबचन की आंखें भर आई थी। लेकिन वो तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, आपको उनसे मिलना हो तो आप उधर जाओ, इधर 2000 किलोमीटर दूर क्यों आए हो? उस छोटी सी बच्ची ने तुनकते हुए कहा और उसको ऐसे तुनक कर किलोमीटर को किलोलीटर कहता सुन गुरबचन का दिल लहालोट हो गया था। बता दो बेटा कि उनका घर कहाँ है, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, गुरबचन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस बच्ची की आवाज इतनी मखमली और चेहरा इतना मासूम था कि सिद्धार्थ और सुकृति भी एक पल के लिए अपना सारा गम भूल गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची गुरबचन के सवाल का कोई जवाब देती कि वहां पर एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। क्या कर रही है रांझना तू उधर? इधर आ। उस आदमी की आवाज सुनने के बाद गुरबचन समेत सिद्धार्थ, सुकृति और रांझना ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। वो आदमी रांझना का चाचा था। घर यही है, बस आप पीछे से दरवाजा खटखटा रहे हो, घूम कर जाओ, इतना कहकर रांझना वहां से चली गई थी और गुरबचन उसे जाते हुए देखता रह गया था।
गुरबचन को वो बच्ची इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो वहां से जाए। सिद्धार्थ और सुकृति को लेकर गुरबचन आगे के रास्ते पर पहुंच चुका था, जहां पर उसने बीरेन के परिवार वालों को अपना इंतजार करते पाया। बीरेन ने उन्हें पहले ही फोन करके बता दिया था कि उसके खास लोग वहां पर जा रहे हैं, इसलिए उसके परिवार वाले पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ का ध्यान फिर से अपने हाथों में पहने हुए पारद के ऊपर चला गया था, जो हर पल रंग बदल रहा था। कभी उसका रंग नीला हो जा रहा था, तो कभी उसका रंग लाल हो जा रहा था। सिद्धार्थ को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके हाथ का पत्थर रंग क्यों बदल रहा है। ये अधूता के पृथ्वी पर आने की वजह से हो रहा था, या फिर सिद्धार्थ के पूर्व राज्य रक्षक आदित्य के घर पर पहुंचने की वजह से हो रहा था। इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर सिद्धार्थ सुकृति और गुरबचन के साथ योगेंद्र सिंह के कहर से बचने के लिए राजस्थान के बिसलपुर में स्थित बीरेन के घर पहुंच चुका था, और उधर पारद को ढूंढकर राज्य रक्षक को मारने के लिए भेजा गया अधूता पृथ्वी पर कहर बरसाने के लिए एक बूढ़े आदमी को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर चुका था। अब वो उस बूढ़े आदमी के शरीर के रूप में पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। हालांकि वो कोई जवान शरीर पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसके सामने सबसे पहले वो बूढ़ा ही आ गया था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस बूढ़े को मारकर उसके शरीर पर कब्जा करना पड़ा। अधूता जब पहाड़ी से नीचे आ गया था, उसके सामने एक काली सड़क दिखाई पड़ रही थी। उस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। अधूता ने बिना इधर उधर देखे सड़क पार करना शुरू कर दिया था। वो भी सड़क पार ही कर रहा था कि तभी एक गाड़ी उसके सामने आ गई थी। उसके ड्राइवर ने अचानक से अपने सामने अधूता को आया देखकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी आकर अधूता के पैर से टकरा चुकी थी। अधूता के पैर में टकराने से पहले ड्राइवर को लगा था कि शायद उसने एक बूढ़े को उड़ा दिया, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। जैसे ही वो गाड़ी अधूता के शरीर से टकराई कि वो गाड़ी उड़कर दूर जा गिरी थी और लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी थी, और नीचे गिरने के बाद वो धू धू कर जलने लगी थी। उस गाड़ी के अधूता से टकराने के बाद एक आवाज भी हुई थी, जिसे सुनकर वहां पर आस पास से गुजर रहे लोग सहम से गए थे। वो लोग चिल्लाकर वहां से भागने लगे थे। एक आदमी से टकराकर किसी तेज रफ्तार कार का उड़ जाना अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक घटना थी, इसलिए उन सबका घबराकर वहां से भागना लाजमी था। उस गाड़ी के टकराकर उड़ जाने के बाद अधूता को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब उसने लोगों को भागते देखा तो वो समझ गया था कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया है, और वो सड़क के दूसरी तरफ बने जंगल में भाग गया था। रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ बीरेन की छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमा रहे तारों को देख रहा था। सुकृति भी उससे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी, और उसने अपना मुंह पूरब की तरफ किया हुआ था। वो शायद ईटानगर की तरफ देख रही थी। उसके दिल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ भरी हुई थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ सिद्धार्थ से कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ पहले से ही उसके भाई करणवीर के मारे जाने की वजह खुद को समझ रहा था, और अगर उसने सिद्धार्थ से जरा सा भी इसका जिक्र किया तो शायद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाए। इधर सिद्धार्थ आसमान में टिमटिमा रहे तारों को देखे जा रहा था, और उधर दूसरी तरफ बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर बने हॉस्पिटल में महेश के पास बैठी सिद्धार्थ की मां निर्मला का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। कुछ देर तक उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो उठकर बाहर आ गई थी। उसकी निगाहें बीरेन को ढूंढने लगी थी। इत्तेफाक से बीरेन उस वक्त वहीं से गुजर रहे थे, और उनके ऊपर निगाह पड़ते ही निर्मला ने उन्हें आवाज दी, बीरेन जी, बीरेन जी। निर्मला की आवाज सुनकर बीरेन रुक गए थे। क्या हुआ निर्मला जी? बीरेन ने निर्मला को देखते हुए कहा, मुझे सिद्धार्थ से बात करा दीजिए बीरेन जी। मेरा दिल न जाने क्यों बहुत ज्यादा घबरा रहा है। निर्मला ने बीरेन की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर बीरेन ने बिना ज्यादा सवाल किए हुए अपना फोन निकाला और गुरबचन का नंबर मिला दिया था। उधर से बीरेन ने गुरबचन का नंबर मिलाया, और इधर बिसलपुर में बैठे गुरबचन का फोन बजा। हाँ बीरेन अंकल, गुरबचन ने फोन उठाते हुए कहा। सिद्धार्थ कहाँ है? बीरेन ने सवाल किया। छत पर है, बात कराऊं? गुरबचन ने सवाल किया, और फिर
बीरेन के हाँ बोलने पर गुरबचन फोन लेकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया था। उसने सिद्धार्थ को फोन पकड़ा दिया था। जैसे ही सिद्धार्थ ने कान में फोन लगाया, उसे अपनी माँ निर्मला की आवाज सुनाई पड़ी, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। उसे लगा कि शायद उसके पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए उसकी माँ इतना ज्यादा परेशान हो रही है। हाँ बेटा, तू बता, तू ठीक है? तूने खाना वाना खाया कि नहीं? कहते हुए निर्मला रोने लगी थी। सिद्धार्थ पहली बार उससे इतना दूर गया था, इसलिए वो इतना ज्यादा परेशान हो रही थी। हाँ माँ, अब रोना बंद करो, वरना मैं भी परेशान हो जाऊंगा, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। मैं रो नहीं रही बेटा, तू चिंता ना कर, यहाँ सब ठीक है, सब लोग मेरा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अब बस तू जल्दी से आ जा, उसके बाद हम गांव वापस चले जाएंगे, निर्मला ने सिद्धार्थ से कहा। महेश के बीमार होने के पहले सब कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से उनकी जिंदगी ने करवट बदल ली थी। निर्मला ने सिद्धार्थ से बात करने के बाद सुकृति से भी बात की और उसे अपने परिवार का हिस्सा बताते हुए ढांढस बता रही थी। इधर निर्मला को लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि अधूता उनकी जिंदगी में आग लगाने पहुंच चुका था। अधूता जंगलों के बीच से होता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे अपने आसपास एक एनर्जी का एहसास होने लगा था। ये तो भारत की ऊर्जा है, मुझे भारत के होने का एहसास क्यों हो रहा है? अधूता ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और उसके बाद फिर तेज आवाज में बोला, यानी भारत यही है, यही है भारत, मुझे भारत मिल गया, मुझे भारत मिल गया। कहते हुए अधूता नाचने लगा था। उसकी आंखों से काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी थी। उसका इंद्रनगर के ऊपर कब्जा करने का ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा था। आखिर कहां पहुंच गया है अधूता, जिससे उसे हो रहा है भारत के वहां होने का एहसास? और क्या है सिद्धार्थ के हाथों में मौजूद भारत के रंग बदलने का राज? क्या अधूता पहुंच गया है सिद्धार्थ के पास? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।